संस्कारी पत्नी डज नॉट इक्वल टू सुखी दाम्पत्य। कि जब आप इतने बनते हो ना तो ऑटोमेटिकली सामने से अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आने लगती। अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, टेल मी राइट नाउ, इट्स फाइन, तुम्हारे सर पर नहीं कुछ आने दूंगा, मैं ही मना कर दूंगा, कैसी भी उसके पास हो कुछ भी हो, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, वेरी नाइस। बाद में क्या करना, इट इज इन योर हैंड्स। अभी उसको जज मत करो, उसको लेक्चर देने मत जाओ, जस्ट लेट हर ओपन। रामायण के अंदर माता सीता कहती है कि एक स्त्री यदि रानी भी हो जाए ना, परंतु उसके घर का काम तो उसको स्वयं को करना चाहिए। एक पुरुष के लिए यह एक लॉजिकल डिसीजन होता है, मतलब होना चाहिए, आजकल तो नहीं होता है पर होना चाहिए, परंतु एक स्त्री के लिए यह अंत में भावना का ही डिसीजन आ जाता है। यदि सही प्रश्न करोगे ना तो स्त्री को भी पता चलेगा कि यह व्यक्ति एकदम ही मैच्योर है, एकदम ही सही दिशा में जाने वाला व्यक्ति है, टाइम पास नॉनसेंस व्यक्ति नहीं है। 2 दिन में आपको उसकी सुंदरता गायब हो जाएगी आपकी आंखों के सामने यदि वो सुशील नहीं निकले। उसकी सबसे पहले तो उसकी सुंदरता को अनदेखा कर लीजिए थोड़े समय के लिए, तभी आप रैशनली चीजें देख पाओगे। एक समय के लिए जान लीजिए, अपने कंप्लीट स्पिरिचुअल स्टेट में चले जाइए कि भाई ये हाड़ मांस का पुतला ही है, उसके अंदर ये जो सुंदरता है ना, इट्स 1 mm थिक। एक रेजर ऐसे घुमा दोगे ना थोड़ा दबाकर तो अंदर से हाड़ मांस निकल आएगा, फिर बोलो वो कितनी अच्छी लगेगी। अपना कॉन्शियंस क्लियर करो और उसके बाद अप्रोच करो। मतलब जिसने जीवन में इतने पैसे देखे नहीं है और एकदम देख रही है, इट विल बी अ प्रॉब्लम। जिसने बहुत सारे पैसे देखे हैं और अभी पैसे नहीं दिख रहे हैं, इट विल बी अ प्रॉब्लम। पहले तो माता का स्वभाव देखिए, पिता का स्वभाव देखिए, और फिर डोमिनेंट कौन है। यह 3 चीजें हैं जो आपके देखनी है। इन 99% ऑफ द केसेस यदि पिता की नहीं चलती है ना घर में, इट्स अ प्रॉब्लम। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं होता ना उस बाप की जगह तो जिंदा भी नहीं छोड़ता। तो हर पिता अपनी बेटी के लिए एक सक्षम पुरुष ही ढूंढता है। कितना भी संस्कारी व्यक्ति है, यदि वो सक्षम नहीं है तो कोई भी बाप अपनी बेटी उसको नहीं देगा। जैसे ही विवाह हुआ, धीरे धीरे समझ गया, अभी चड्डी बनियान में घूम रहे हैं, पत्नी नहा रही है, मत जाओ अंदर, मतलब मर्यादाएं बनाए रखो। तैयार हो रही है, मत जाओ अंदर, बनाए रखो। पति हो रहा है, मत जाओ। होगी जैसे ही आप दोनों एकदम ही घुल मिल से एक रूममेट की तरह हो गए ना, खत्म। ना ही उनको आपके प्रति कोई मान रहेगा, ना ही आपको उनके प्रति कोई प्रेम रहेगा। आप पहली क्रैक जो पड़ने वाली है ना, वहीं पर उसको सील कर दोगे ना, तो यह पूरा मटका नहीं टूटेगा। जो व्यक्ति हनीमून स्टेज में बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और बहुत ज्यादा एकदम पगला सा हो जाता है ना, उसका हनीमून के तुरंत पश्चात एकदम पूरा जीवन बदल जाता है। कितनी भी अच्छी पत्नी आपको मिल जाए ना, यदि आपका उसके पश्चात आपका यदि व्यवहार ठीक नहीं है ना, तो वो अच्छी पत्नी भी आपका जीवन नरक कर देगी। यदि आप इतनों का पालन करते हो तो आपको संस्कारी पत्नी मिलना, इट इज गारंटीड। जीवन साथी। एक समय था जब जीवन साथी के चुनाव से पहले परख के लिए धनुष तुड़वाए जाते थे, और अभी का एक समय है जब एक कुल का भी चेक नहीं किया जाता है कि कोई व्यक्ति किस कुल से है। ऐसे ही देखा, अरे वाह बड़ी सुंदर है, देखा, अरे वाह ये तो अमीर लग रहा है, बड़ा डोले शोले वाला है, और ऐसे ही चूज कर लिया जाता है। और फिर जब आगे जाके पछताया जाता है, फिर रोने धोने आते हैं। यही कलयुग है। परंतु आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि यह जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जीवन साथी की चुनाव, वो कैसे किया जाए, उसके हम 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। 1 2 3 4 5 स्टेप्स। हम आज बहुत सारी स्लाइड्स हैं तो धैर्य के साथ देखें। जीवन साथी शब्द में ही उसकी महत्वपूर्णता दिखाई गई है कि जीवन भर का साथी होगा यह आपका। तो आप ऐसे ही कैसे रैंडम व्यक्ति को चुन लेंगे बिना कुछ जाने उनके बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके परिवार के इतिहास के बारे में। पहले के समय में यह सब कुछ देखा जाता था, उनका कुल, उनके दूर दूर के सगों तक का सारा संबंध देखा जाता था। और अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा जाता है। परंतु आज हमें देखना है सब कुछ कि कैसे क्या क्या देखा जाता है, कैसे आप ऐसे परख करेंगे कि जिससे आप उत्तम जीवन साथी की चुनाव कर सकें। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम पत्नी की बात कर रहे हैं। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्यों है यह? इसलिए क्योंकि जीवन का 70 to 80% समय आप इसी व्यक्ति के साथ गुजारोगे। आप सोचिए, आपका जितना भी जीवन बचा है उसका 70 to 80% सारा का सारा जीवन यदि आप किसी व्यक्ति के साथ गुजारने वाले हो तो वो है आपका जीवन साथी। तो उसको आप ठीक से चुनोगे ना, आपका एक एक दिन, एक एक रात, सब कुछ आप उसके साथ, अधिकतर उसके साथ आप गुजारने वाले हो। यदि वही व्यक्ति ऐसा निकला जो कि आपका जीवन बर्बाद कर दे, तो क्यों ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए? थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी के साथ ऐसे चुनाव किए जाए ना। दूसरी बात,
जीवन के नॉट 70-80 परंतु जीवन के 100% निर्णयों का वो भाग होगा। आपको कहीं जाना है, उसको कंसिडर करना होगा। जरूरी नहीं है ले जाओ, पर कंसिडर करना होगा कहाँ रहेगा, ये है वो है, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड। कुछ खरीदना है, उसको कंसिडर करना होगा। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, उसको कंसिडर करना होगा। कोई छोटा डिसीजन लेना है, उसको कंसिडर करना होगा। बैक ऑफ द माइंड हमेशा उसको ध्यान में रखकर ही चलना होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में इस एक व्यक्ति का प्लस और माइनस असर होगा ही। थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कोई ना कोई असर तो होगा, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो। इन सभी आपके जीवन के क्षेत्रों में उस व्यक्ति का आपके ऊपर असर पड़ेगा ही। तो आज हम क्योंकि पत्नी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इससे पहले कि यह सीखे कि ये ऐसी पत्नी के साथ कैसे रहे, पहले तो यह सीखना जरूरी है कि ऐसी पत्नी को ढूंढे कहाँ जो कि लॉयल हो, संस्कारी हो और जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन बिताना चाहो अच्छे से। तो सबसे पहला स्टेप 1, संस्कारी पत्नी के लायक बने। इसको हमने स्टेप 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि कमेंट में देखो, आप मैसेजेस में देखो, हजारों लोग बोलते हैं प्रभु कैसे पाए ऐसी हम पत्नी, आप हमें बताइए कि ऐसे कलयुग के अंदर जब हर कोई ऐसे लॉयल नहीं है, लड़की ऐसे घूमती है, ये है वो है, ऐसा ऐसा उनका स्वभाव है, सारी कंप्लेन की जाती है। परंतु यदि आप उसी व्यक्ति के प्रोफाइल में देखो तो वही टिकटॉकर निकलता है, उसी को नचनिया करने होते हैं, उसी के संस्कार के कोई ठिकाने नहीं है। तो इससे पहले कि आप संस्कारी पत्नी की मांग करो, पहले स्वयं संस्कारी बनो। अब वो कैसे बने, उसको लायक, एक संस्कारी पत्नी के लायक कैसे बने, तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है सक्षम बने। देखिए, एक बात आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है कि पुरुषों में एक सक्षमता वो स्त्रियों में सुंदरता के समान होती है। स्त्रियों में सुंदरता जितनी आकर्षण आपको करती है ना, उतनी ही पुरुषों में सक्षमता स्त्रियों को आकर्षित करती है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए सक्षमता कर रहे हैं। ओवरऑल स्त्री की सुंदरता पुरुष को ज्यादा लुभावनी इसीलिए लगती है क्योंकि उसके लिए एक्चुअली में अच्छी है। उसके बच्चों के जीन्स, उनका देखाव, उनका बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। स्त्रियां तभी अधिकतर सुंदर होती है जब वो हेल्दी होती है। हेल्दी जो स्त्रियां होती है वही सुंदर हो सकती है। जो अनहेल्दी है वो इतनी सुंदर इतनी जल्दी हो नहीं सकती है। आप कितनी भी कुरूप स्त्री को ला दो ना, उसको यदि हेल्दी बना दो, अच्छे से शरीर को उसका डिटॉक्सिफिकेशन करो, तो उसकी सुंदरता में लगभग 70-80% चेंज आ जाएगा। वजन थोड़ा डाउन करो यदि मोटी है तो, यदि पतली है तो थोड़ा वजन अप करो। उसका प्रॉपर जो उसके शरीर का जो फिगर है, जो कि हेल्दी फिगर कहा जाता है, उस हेल्दी फिगर में यदि स्त्री आती है विदाउट एनी टॉक्सिन और एनीथिंग, तो वो ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाती है। तो उसकी सुंदरता उसके हेल्थ को दर्शाती है। इसीलिए पुरुषों को बाय नेचर सुंदर स्त्रियां पसंद होती है। और एट द सेम टाइम पुरुषों के अंदर सुंदरता इतनी मायने नहीं रखी जाती है, क्योंकि पुरुषों में सुंदरता एक और चीज भी यह दिखाती है कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा स्त्रैण स्वभाव का है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लीपा पोती करता है, स्किन केयर करना, ये करना वो करना, ये मेलाटोनिन टोनाटोनिन और ये व्हाटएवर जो भी लोग डालते हैं, बहुत सारे केमिकल्स एंड एवरीथिंग को भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ला के डालते हैं। सिंपल है, पानी डालो, मुंह धो, ये क्या सब कुछ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए साबुन लगा दो। हमारा तो एक ही साबुन होता है, माथा मुंह पूरा शरीर कहीं भी कुछ भी धोना हो, एक ही साबुन से सब काम हो जाता है। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, जस्ट हेल्दी रहा करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट सुंदरता पुरुषों में इतनी मायने नहीं रखती है जितनी उनमें सक्षमता मायने रखती है। इसलिए सबसे पहले आपका काम है सक्षम बनना। हमने सक्षमता पहले रखा है, संस्कारी दूसरा रखा है। क्यों? क्योंकि हम कितना भी संस्कारिता की बात कर ले, हम जिस धरती पर, जिस संस्कृति में, जहाँ पर, जिस रियलिटी में जी रहे हैं, आप एक बात समझिए, कितना भी संस्कारी व्यक्ति है, यदि वो सक्षम नहीं है तो कोई भी बाप अपनी बेटी उसको नहीं देगा। क्यों? मैं यदि बाप हुआ, यदि मेरी बेटी मुझे किसी को देनी है, डेफिनेटली व्यक्ति संस्कारी है वो मैं देखूंगा, परंतु सक्षमता भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि सक्षम ही नहीं है तो मेरी बेटी को मैं चाहूंगा ना कि वो अच्छे से रहे, उसका देखभाल हो, वो अच्छे से रह पाए, उसका सिक्योरिटी हो, और कल उठ के ऐसा ना हो कि उसको भीख मांगने के वादे हो जाए। इस प्रकार का तो नहीं देखूंगा ना। तो एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का जो सक्षमता है वह बहुत ही आवश्यक है। तो हर पिता
अपनी बेटी के लिए एक सक्षम पुरुष ही ढूंढता है। तो एक पिता की दृष्टि से देखिए, लड़की को छोड़ दीजिए, फिर भी आपको सक्षम होना बहुत आवश्यक है। आप खुद अभी भी पढ़ाई में आपके ठिकाने नहीं है, या कुछ हुआ नहीं और आपको सीधा सीधा लड़की के लिए ढूंढना है। तो मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं कि प्रभु जी, मैंने एक लड़की को ये किया वो किया, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे और उसके पिताजी ने आके मुझे मारा। मैंने बोला भाई क्यों, क्या करते हो? बोले मैं 11वीं कक्षा में। अरे भोंदू, कोई ठिकाने हैं तेरे? तेरे अभी पढ़ाई के ठिकाने नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है और तेरे को लड़कियां चाहिए। पहले सक्षम बनो और सब कुछ बाद में आता है, ठीक है। मैं होता ना उस बाप की जगह तो जिंदा भी नहीं छोड़ता। मेरी बेटी के सामने यदि कोई तुम ऐसे कर रहे हो, ऑल्दो यदि आप सक्षम हो, यदि एक अच्छे कुल से हो, यदि आप संस्कारी हो, यदि आपको मेरी बेटी पसंद है, सीधा मुझसे आओ, मुझे बात करो, मेरे टेस्ट में पास हो जाओ आप। यदि आपका कुल, आपका परंपरा, आपका कुल परिवार, यदि आप मुझसे बात करने आते हो तो वहीं आपके पहले संस्कार देखता हूं मैं कि हाँ बच्चा संस्कारी है। बेटी के पास नहीं गया, सीधा पिता के पास आया। तो यह सही रीत होती है। तो जब तक आपके सक्षमता के ठिकाने नहीं है, पहले अपने शरीर, मन, अर्थ और सामाजिक मान के ऊपर काम कीजिए और अध्यात्म के ऊपर काम कीजिए। तब तक कोई भी यहाँ वहाँ की बातें करने की आती ही नहीं है। दूसरी बात है कि स्वयं संस्कारी बनिए। आपको संस्कारी लड़की चाहिए, खुद पार्टियों में जाना है, हुक्का बार में जाना है, दारू पीना है, सिगरेट फूकना है और आपको संस्कारी लड़की चाहिए, तो यह तो नहीं चलेगा ना। तो सबसे पहले खुद संस्कारी बने, क्योंकि संस्कारी पत्नी डज नॉट इक्वल टू सुखी दाम्पत्य। लोगों को लगता है कि संस्कारी पत्नी मिल जाएगी बस आनंद ही आनंद है, भाई ऐसा नहीं होता है। अकेली संस्कारी पत्नी कुछ नहीं कर सकती है। संस्कारी पत्नी प्लस संस्कारी पति इक्वल्स टू सुखी दाम्पत्य। आपको दोनों को संस्कारी होना बहुत आवश्यक है। यदि आप दोनों संस्कारी नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। और या लेट्स से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो संस्कारी है, पर उसको तो प्रॉब्लम होगा ना। तो आप ऐसा अन्याय क्यों करोगे? आपकी बेटी को क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास भेजोगे जिसका कोई संस्कार नहीं है, कोई इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है? तो फिर आपको भी यह सोचना बहुत ही आवश्यक है कि सबसे पहले आपको संस्कारी बनना आवश्यक है, वरना 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि दोनों का जीवन नरक हो जाएगा। इन सम परसेंटेज ऑफ टाइम आपका नहीं होगा तो उसका तो होगा ही। तो आपको यह देखना बहुत आवश्यक है कि किसी और की लड़की की आप जीवन न बर्बाद करें, ठीक है। तो अभी प्रश्न यह आता है कि स्वयं संस्कारी बनना है तो कैसे संस्कारी बने? तो सिंपल स्टेप्स आपको बताते हैं। धर्म को जाने, उसका पालन करें, वैदिक दिनचर्या का पालन करें, बड़ों से मान मर्यादा के बारे में सीखें। बहुत ही आवश्यक बात है यह। आपको यदि मान मर्यादा के बारे में पता नहीं है ना, तो अभी भी आप बच्चे हो। बहुत आवश्यक है कि आप मान और मर्यादाओं के बारे में जानिए। किसके साथ बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह सारी मर्यादा की बातें होती है। आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और संतों और भक्तों का संग करो। ऐसे ही लुच्चे लफंगे मित्रों के साथ यदि आप घूमोगे, जिसको धर्म अधर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो आपके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? आपके अंदर क्या खाक संस्कार आएंगे? तो बहुत आवश्यक है कि आपका जो संगत है वह संत, चलो संत को तो हमेशा आप संगत नहीं कर सकते, वीडियोस तो एटलीस्ट सुन सकते हो, संतों के वीडियोस सुनिए, ऑडियो लेक्चर सुनिए, पर भक्तों का संग कीजिए जो कि अच्छे लोग, ठीक है। अब यदि इससे ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं पता है हमें कैसे शुरुआत करें, तो हमारा बुक है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, ब्रह्मचर्य है और जो वैदिक दिनचर्या है। यदि इन पुस्तकों को भी यदि आप पढ़ लोगे तो भी आपको 90% जो सारा नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा। बट एनीवेज, इसको यदि आपको यह चाहिए है तो हम लिंक नीचे कमेंट में दे देंगे, आप ले सकते हैं। अब इनसे होगा क्या? इनसे डेफिनेटली जो लिखा है वो तो होगा ही, बट साइड में और क्या चीज़ें होगी? वो यह होगा कि सबसे पहले तो 80% का काम आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। जनरली होता यह है कि जब आप इतने बनते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सामने से अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा लुकआउट में रहते हैं। यदि मैं पिता हूँ, यदि मेरी बेटी के लिए मुझे देखना है, तो मैं कॉन्स्टेंटली लुकआउट में रहता हूँ, कौन अच्छा लड़का है। आप रास्ते से जा रहे हो, यदि थोड़ा कहीं आपके बारे में सुन लिया, तो मैं हमेशा देखूंगा कि अच्छा इनके बारे में बड़ा सुनने में आ रहा है, लेट मी सी हु इज दिस पर्सन। मैं चेकआउट करूंगा, 4 से आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में सब जानेंगे हम, तब जाकर मुझे पता चलेगा चलो अच्छा है, तो मैं ही अप्रोच करूंगा ना, समझ रहे हो आप? तो 80% काम तो आपका यहीं पर खत्म हो जाता है यदि आप अपने आप को सक्षम बना लेते हो। दूसरी बात, आप बना देते हो, चलो सामने से कोई नहीं आ रहा है, तो जब आप जा रहे हो ना, तो आपके अंदर से इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है।
आप अप्रोच इनसिक्योरिटी से नहीं करते हो। अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि जब वो अप्रोच करते हैं ना लड़की के लिए तो इनसिक्योरिटी के साथ जाते हैं, तो फिर जो भी मिलता है ले लेते हैं, नो कुछ चेक ही नहीं, क्योंकि पूरा इनसिक्योरिटी है, मेरे को कोई मिले ना मिले, ये एक ने तो पसंद किया, ले लो कुछ भी, जो मिले वो ले लो, थोड़ी सुंदर भी है, ये भी है वो भी है, अच्छी दिख रही है, ये है वो है, सब देखेंगे। और क्लियरली यदि माइनस पॉइंट्स भी दिख रहे हैं ना, रेड फ्लैग्स जो बोलते हैं आजकल, वो भी दिख रहे हैं ना, तो भी क्या बोलेंगे, नहीं 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 ये तो अच्छी है, कोई मामा माँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कुछ भी ऐसे बुरी चीज़ें आप ढूंढ रहे हो, उसमें अच्छी चीज़ें देखो ना, ऐसे करके फिर कर देते हैं और फिर आगे जाकर बहुत पछताते हैं। इसलिए इनसिक्योरिटी आपके अंदर से खत्म हो जाती है ना, तो आपके अंदर वो भाव नहीं रहता है कि यार मुझे तो कोई मिले ना मिले, ये मिली है इसके साथ कर लेता हूँ, तो पहले के ऊपर ही आप झड़प लेते हो। दैट इज नॉट द अप्रोच दैट यू शुड टेक। तीसरी बात, आप हमेशा धैर्य से जाओगे, आप किसी जल्दबाजी में नहीं जाओगे। आपके अंदर यह नहीं होगा कि जल्दी से जल्दी मुझे किसी ना किसी को पकड़ लेना है, यदि नहीं पकड़ूंगा तो ये होगा वो होगा, नहीं। आप सक्षम हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये नहीं तो कोई और मिलेगी, मुझे कोई इतना जल्दी नहीं है कि भाई अभी के अभी मिली तो ले ही लो, तो आप धैर्य के साथ जाओगे। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब आप सक्षम और संस्कारी बनोगे तो किसी की संस्कारी पुत्री के जीवन को बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है। आप लेट्स से आपके भाग्य में लिखा है कि आपको संस्कारी पत्नी मिलनी ही है, तो इन दैट केस चलो मिली, बट यदि आप ऐसे नहीं होना तो उसका जीवन तो आप बर्बाद कर दोगे ना, एंड दैट इज अ नॉट गुड थिंग। तो आपको प्रयास करना चाहिए सबसे पहले कि आप स्वयं संस्कारी और सक्षम बने, उसके पश्चात आगे आप विवाह करने की बातें करें। अभी दूसरा स्टेप यह है कि धैर्य से परिवार की परख करें। यहां पर दो शब्द है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, धैर्य और परिवार। हमने स्त्री की परख के बारे में पहले नहीं बोला है, पहले हमने बोला है परिवार की परख करें, क्योंकि अधिकतर लोग सबसे पहले तो सीधा सीधा लड़की, इंटरनेट से सीधा मिली लड़की, सीधा उसको पूछ लेते हैं ये एवरीथिंग, एंड देन नो परिवार का कुछ चेकअप नहीं, अरे हम कर लेंगे ये है वो है एवरीथिंग, एंड देन गॉड, समझ रहे हो। तो आपको और इसी के कारण सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप देखिए अभी अभी जो अतुल सुभाष का जो केस हुआ है, आप उनका वीडियो सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर इसी को उसके साथ मैच कीजिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परंतु उनके केस से वो जो आपको सिखाना चाहते हैं वो आपको सीखना चाहिए। उन्होंने अपना जो बलिदान दिया है, ऑल्दो बलिदान नहीं कह सकते, सुसाइड इज नॉट अ गुड थिंग, बट स्टिल वो उन्होंने जो यह किया उससे आप कुछ सीख सकते हो ना, इसलिए उन्होंने सारा वीडियो और ये सब छोड़ा है। तो आप सीखिए, हम यह नहीं बोल रहे कि आप एकदम नेगेटिव माइंडसेट के हो जाइए, परंतु होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा अच्छे से अच्छे के लिए आशा कीजिए, परंतु तैयारी हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको परख करनी है धैर्य से परिवार की। अब वो कैसे करें उसके हम आपको कुछ स्टेप्स दिखाते हैं। सबसे पहले उनका समाज में मान मर्यादा कितनी है यह आप देखिए, यह देखना बहुत आवश्यक है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक सुकुल में जन्मी हुई कन्या वो एक सुंदर कन्या से अधिक मूल्यवान है। यदि आपको थोड़ी कुरूपी भी मिल जाए ना, परंतु यदि वो सुकुल में मतलब अच्छे कुल में मतलब कि संस्कारी लड़की है तो उससे विवाह कर लेना चाहिए, रादर देन वो थोड़ी कुरूपी, अरे बहुत सुंदर है परंतु अच्छे कुल से नहीं है और उसके संस्कार के ठिकाने नहीं है, तो ऐसी लड़की को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, वरना आपके जीवन के लाले हो जाएंगे। अब सबसे पहला तो यह चेक करना है कि समाज में उनकी मान मर्यादा कैसी है। आप उन्हीं के आसपास के लोगों से, वो जहाँ रहते हैं उनके आसपास के लोगों से पूछिए, उनके जो जितने भी को रिलेटेड लोग हैं उन सभी से कहीं ना कहीं से पूछवा कर आप बात कर सकते हैं कि यहाँ कैसा है। मेहनत लगेगी, ऐसा मत समझिए कि इजीली हो जाएगा, एक फोन में हो जाएगा, नहीं, मेहनत लगेगी, बट जरूरी है ना, आपके पूरा जीवन दांव पर है। तो यदि अभी इतना आप थोड़ा मेहनत नहीं करोगे तो फिर पीछे जाकर आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि अरे मुझे तो ऐसी मिली वैसी मिली, ऐसा परिवार मिला, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अतुल सुभाष ने क्या किया था, शादी.com, नेवर एवर एवर यूज दैट। प्रेफर कीजिए अपने ही समाज में विवाह कीजिए, लगभग 60-70% तो वहीं पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत इजीली आप सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। हाँ, अपने समाज में देखने के पश्चात भी यदि आप गलत चूज करते हो और चीजें नहीं देखते हो, देन इट्स योर प्रॉब्लम, बट अपने समाज के अंदर यह इजी हो जाता है कि आप चीजें चेक कर सकते हो अच्छे से। दूसरी बात की कुल में मर्यादाओं का वो दबदबा रहता है, तो यदि कोई गलती होती भी है ना किसी से, तो वो अपनी मान मर्यादा को बनाने के लिए वो चीजों को अच्छे से हैंडल करना सीखते हैं। यदि नहीं होता है ना तो सीधा अरे बेटी
छोड़ सब, तोड़ फोड़ के आजा, हम देख लेंगे, मेरे मेरे पास गुंडे हैं, मैं देख लूंगा उसको। तो ऐसी नौबतें ना आए, इसलिए आपको प्रेफर करना चाहिए सबसे पहले। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में यही है, अब होके बेस्ट है अपने जात में ही कीजिए, दूसरा अपने वर्ण में कीजिए यदि हो सकता है। फिर अब और भी चीज़ें हैं, बट अगेन फिर वो सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रेफरेबली इज दिस। अब जैसे ही आप यह चेक करें, उसके तुरंत पश्चात आप यह चेक कीजिए कि माता पिता का संबंध कैसा है, उन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, उनका विवाह सक्सेसफुल है क्या, उनके बीच कैसी मान मर्यादाएं हैं, एक दूसरे के बीच में कितना अच्छे से प्रेम है। प्रेम का मतलब कुछ रोमांस वोमांस नहीं देखना है, ऐसे लोग तो सबसे ढीठ होते हैं, सबसे बेकार वाला होता है किस मोस्ट द टाइम, ये बाहर दिखाने वाले होते हैं, उनके अंदर भीतर कुछ नहीं होता है अधिकतर केसेस में। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यह देखिए कि दोनों के बीच में पहले तो माता का स्वभाव देखिए, पिता का स्वभाव देखिए, और फिर डोमिनेंट कौन है। यह तीन चीजें हैं जो आपके देखनी है। माता का स्वभाव मधुर है, शांत है, सेवाभावी है और कम बोलने वाली है। 100% उनका जो दोनों का मिलन होगा ना, वो 60-70% अच्छा होगा। अब पिता भले डिफरेंट हो, फिर भी यह अच्छा होगा। ऑन दी अदर हैंड, यदि माता का स्वभाव कंट्रोलिंग है, नैगिंग है, बात बात पर ऐसे ही वो करते रहते कि अरे आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, अरे वो नहीं करते, ये नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम है। कटु वाचा वाली माता है, मतलब कड़वे शब्द बहुत जल्दी बोलती है, सोचती नहीं है कुछ बोलने से पहले, ऐसे ही ऐसे कटाक्ष में बोल देती है, रेड फ्लैग। और अमर्यादित होती है, कोई मर्यादा नहीं है बोलने में, बैठने में, उठने में, पहनने में, अगेन सेम प्रॉब्लम। पिता का स्वभाव आपको देखना चाहिए कि क्या वह स्थिर व्यक्ति है, एकदम ही प्रॉपर मर्यादा में युक्त है, तो स्थिर है, मर्यादित है, धर्मयुक्त है, मानवान है, उनकी सोसाइटी में, उनका समाज में उनका मान है, और घर के मुखी है। यदि घर के मुखी नहीं है ना, तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। आप समझ लीजिए, घर के मुखी होना मतलब घर के मुखी यदि उनके पिता है तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दैट कम्स सेकेंडरी। परंतु यदि पिता नहीं है और वो भी नहीं है, तो जनरली घर की माता है वो डोमिनेंट होगी। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम्स कम्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम यह नहीं बोल रहे हैं कि चलो पिता ही बुरा निकला, दारू पीता हुआ ये सब निकला, तो माता को डोमिनेंट होना पड़ेगा। देखो डोमिनेंट में दो चीज़ें आती है, एक रिस्पॉन्सिबली डोमिनेंट होता है और एक होता है स्वभाव से डोमिनेंट, मतलब कि इन अ नेगेटिव वे डोमिनेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने बहुत ऐसे किस्से देखे हैं जिसमें पिता अच्छे नहीं होते हैं, परंतु माता रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तो माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो सब कुछ घर में संभालती है, वही इनफैक्ट कमाई भी करती है, सब करती है, बच्चों को अच्छे से बड़ा करती है, देन वो उनका विवाह करवाते हैं। तो इन दैट केस, ऑल्दो इन दैट केस ऑल्सो, जब पिता नहीं होते तो प्रॉब्लम्स तो आती ही है, बट स्टिल दिस इज बेटर देन वो नैगिंग वाला डोमिनेंस। समझ रहे हो आप? सो यह खास देखिए कि माता कंट्रोलिंग, नैगिंग, कटुवाचा और अमर्यादित ना हो, और पिता का स्वभाव झगड़ालू, अमर्यादित, असम्मानित और घर में इनकी चलती ना हो, ऐसा ना हो। ठीक है, इन 99% ऑफ द केसेस यदि पिता की नहीं चलती है ना घर में, इट्स अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। ठीक है, आप समझ लीजिए। अभी काफ़ी सारे लोग अभी जब वीडियो देखेंगे तो यदि फेमिनिस्ट है या फिर थोड़े डिफरेंट विचार वाले हैं तो उनको बुरा लगेगा। गो थ्रू टाइम, गो थ्रू ऑल दिस लाइफ सिचुएशन, यू विल कम टू नो। हमने हमारे जीवन के अंदर दर्जनों कपलों को उनके विवाह टूटने से बचाए हैं, बहुत सारा उनका मतलब बनते ही टूट रहे थे बचाए हैं, आधा होने के पश्चात टूटे हुए बचाए हैं, बहुत सारे केसेस में हमने, अलग अलग केसेस में हमने उनको बचाए। और ये इतने सारे एक्सपीरियंस, इतनी सारी लाइफ स्टोरी सुनने और उनको कंसल्ट करने के पश्चात हम आपको यह क्लियर जो पैटर्न्स हमको हर जगह दिखते हैं वह हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद आपको परिवार का इतिहास, मामा के परिवार का इतिहास देखना है। आपको यदि माता का स्वभाव और डेप्थ में जानना हो ना, तो मामा के घर के बारे में जानिए कि मामा के घर का व्यवहार कैसा है, उनका परिवार कैसा है, उनका रेपुटेशन कैसा है। जनरली उनका रेपुटेशन यदि उनके परिवार में अच्छा है ना, तो माता का भी स्वभाव अच्छा होगा, उसको आप गलत नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये जनरली कोरिलेशन मिलता है। फिर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कुल अधिक समृद्ध होना आवश्यक है। वर होने के नाते, पति होने के नाते, बाय डिफॉल्ट 99% ऑफ द टाइम स्त्री कभी, 99 के 100% ऑफ द टाइम स्त्री कभी अपने से नीचे कुल को नहीं देखती है, उसको पसंद ही नहीं होता है। गलती से लेट से डम्ब है और भावनाओं में आकर कर लिया तो तुरंत ही उसको रिग्रेट होता है थोड़े ही समय में, और फिर वो
और सारे प्रॉब्लम्स खड़े करना शुरू कर देती है। बिकॉज वुमेन बाय नेचर आर हाइपरगमस, वो हमेशा अपने से ऊपर देखती है। मेरे से टॉल हो, मेरे से अच्छा कमाता हो, मेरे से बुद्धिशाली हो, मेरे साथ अच्छा दिखे, सबसे मेरे से अच्छा, अप, ऑलवेज हाइपरगमस। तो ये स्त्री के स्वभाव में होता है, वाम स्वभावी कहते हैं इसको। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, पर यह बहुत ही आवश्यक है कि कुल का, आपका कुल हो जो, वो अधिक समृद्ध होना चाहिए, परंतु फिर भी बहुत बड़ा आर्थिक भेद न हो, वह ध्यान रखिए। बहुत बड़ा आर्थिक भेद है ना, लेट्स से यह भी है कि आप दोनों का कुल समान जैसा हो, स्टिल इट हैज मोर चांसेस टू वर्क। काम अच्छे से कर जाएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम इतनी जल्दी आने के चांसेस कम है। बट यदि सामने वाली ज्यादा अमीर है या फिर ज्यादा गरीब है ना, इट्स अ प्रॉब्लम। किस प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, इसमें 1 घंटे का एक और लेक्चर लग जाएगा, तो उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट आप इतना जान लीजिए कि यदि बहुत फाइनेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब जिसने जीवन में इतने पैसे देखे नहीं है और एकदम देख रही है, इट विल बी अ प्रॉब्लम। जिसने बहुत सारे पैसे देखे हैं और अभी पैसे नहीं दिख रहे हैं, इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो प्रयास कीजिए कि आपका जो आर्थिक भी दोनों का जो स्टेटस है ना, वो इतना बड़ा डिफरेंस ना हो कि ऐसा लगने लगे कि हाँ भाई कभी पैसे देखे ही नहीं थे, या फिर एकदम से पैसे गायब ही हो गए हमारे जीवन से। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान से देखना है। नाउ स्टेप 3, धैर्य से स्त्री की परख करें। अगेन धैर्य से, क्योंकि जल्दबाजी से और इनसिक्योरिटी के साथ यदि आप करते हो यह सब चीज़ें, अगेन सेम प्रॉब्लम, वही चीज़ें होगी। इसीलिए यदि आप स्टेप 1 को अच्छे से फॉलो किए हो तो यह इंस्ट्रक्शन हमें बार बार नहीं देनी होगी, पर हम दे रहे हैं क्योंकि आपको जानना बहुत आवश्यक है कि स्टेप 1 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ धैर्य से स्त्री को परख करें। कैसे? स्टेप 1, सुंदरता को अनदेखा करें फॉर सम टाइम। हो सकती है सुंदर आपको पसंद, इट इज वेरी नेचर ऑफ अ मैन टू फाइंड अ वाइफ हु इज वेरी ब्यूटीफुल। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कुछ भी बुरा लगाने लायक बात नहीं है, ठीक है। परंतु जब आप एक वाइफ को चूज करने जा रहे हैं, जीवन साथी को चूज करने जा रहे हैं, तब आपको खास देखना होगा यह बात की उसकी सबसे पहले तो उसकी सुंदरता को अनदेखा कर दीजिए थोड़े समय के लिए, तभी आप रैशनली चीजें देख पाओगे। एक समय के लिए जान लीजिए, अपने कंप्लीट स्पिरिचुअल स्टेट में चले जाइए कि भाई ये हाड़ मांस का पुतला ही है। अंत में देखे तो उसके अंदर ये जो सुंदरता है ना, इट्स 1 mm थिक। एक रेजर ऐसे घुमा दोगे ना थोड़ा दबाकर, तो अंदर से हाड़ मांस निकल आएगा और तुरंत भी फिर बोलो वो कितनी अच्छी लग रही है। तो अपना कॉन्शियंस क्लियर करो और उसके बाद अप्रोच करो इस चीज को लेकर, ठीक है। सुंदरता आपको ब्लाइंड कर देती है अधिकतर लोगों को, और हवस में लोग डिसीजन बना लेते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी फ्रेजेस है हमारे, अभी मतलब हम कॉलेज में पढ़ते थे, इसको कहा जाता था कि अधिकतर जो युवा लोग हैं ये सब करने जाते, तो वो कभी दिमाग में नहीं सोचते हैं, अपने जननांग से सोचने लगते हैं, एंड दैट इज अ हॉरिबल थिंग। आपको यह बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि आप हवस से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। सो पहले तो आप सुंदरता को अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि सुशीलता विल बी मच 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 ग्रेटर इन लाइफ देन सुंदरता। 2 दिन में आपको उसकी सुंदरता गायब हो जाएगी आपकी आंखों के सामने, यदि वो सुशील नहीं निकली। 2 दिन में यदि दूसरे ही दिन उसने अपने कलर चेंज कर लिए, यदि उसने स्वभाव चेंज कर लिया, यदि उसका सब बदल गया ना, उसका जो रीत भात सब कुछ, उसकी सारी सुंदरता आपके आंखों में से निकल जाएगी। आपको लिटरली इस हद तक का फीलिंग एकदम फ्लिप हो जाएगा ना, लगे कि इसका तो मुंह देखकर मेरा पूरा दिन बिगड़ गया, दिन का पूरा महीना, पूरा जीवन बिगड़ गया। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप सुंदरता को लेकर प्राइमरी डिसीजन सुंदरता को लेकर न बनाएं। सुशीलता आपको खास चेक करनी है, क्योंकि वही आपका लाइफ टाइम साथ देगी, ना कि सुंदरता। दूसरी बात, यह चेक कीजिए कि वो बातचीत करने में, उठने बैठने में उसका तरीका क्या है, वो कैसे बातचीत करते हैं। यह चीज़ में अब देखो, ये इसमें तो विजडम आपका खुद का ही लगेगा, ठीक है। आप थोड़ा बड़ों से बात कीजिए, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर देखिए कि वो कितनी सुशील है, बातचीत कैसे करती है, वो उठती बैठती कैसे है, मर्यादा है क्या नहीं, शीलता है या उसकी नहीं, यह सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके पश्चात जब आप अकेले में बात करो, तब जाकर धैर्य और विनम्रता से सही प्रश्न पूछिए, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैंने 2 चीज़ें बोली है, धैर्य और विनम्रता से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या पूछना है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है,
और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? गलत। ऐसे नॉनसेंस प्रश्नों के अंदर समय नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छे मेच्योर प्रश्न पूछने हैं जो सच में आपके जीवन के अंदर काम आए। अधिकतर लोग इसी में अपना टाइम बिगाड़ते हैं। दोनों को बिठाने के लिए बैठा है कि जाओ बेटा जाके बात कर लो एक दूसरे के साथ, बैठते हैं। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो ऐसे नॉनसेंस प्रश्नों में समय बिगाड़े उससे ज़्यादा मेच्योर बनिए। यदि सही प्रश्न करोगे ना तो स्त्री को भी पता चलेगा कि यह व्यक्ति एकदम ही मेच्योर है, एकदम ही सही दिशा में जाने वाला व्यक्ति है, टाइम पास नॉनसेंस व्यक्ति नहीं है। तुरंत ही उनका अट्रैक्शन भी आपके लिए बढ़ जाएगा। तो सही प्रश्न कैसे करें? मेरा प्रेफरेंस यह है, जरूरी नहीं है कि इसी से शुरुआत करें, थोड़ा लाइट कन्वर्सेशन शुरू करें। इंटरोगेशन सा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो बस इंटरोगेशन कर रहे हैं, नहीं नहीं। उनको थोड़ा कंफर्टेबल कीजिए, ऐसे ही थोड़ा एक 2-3 मिनट ऐसे ही आसपास थोड़ी बात कीजिए, कैसे हैं आप, अच्छा ऐसा है, ये है वो है। एंड देन आप कुछ प्रॉपर धीरे धीरे सीरियस कन्वर्सेशन में घुसिए। क्योंकि क्या होता है, एक पुरुष के लिए यह एक लॉजिकल डिसीजन होता है, मतलब होना चाहिए, आजकल तो नहीं होता है पर होना चाहिए। परंतु एक स्त्री के लिए यह अंत में भावना का ही डिसीजन आ जाता है। यदि शुरुआत में ही आपने उसको ऐसा फीलिंग करवा दिया ना कि भाई बस यही है, यही मतलब तुम तो आप वैसे ही छट 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 जैसे कोई टीचर आकर डंडा लेकर आए हो वैसा फीलिंग दे दोगे तो वो अच्छा नहीं जाएगा। स्त्री को चाहिए है कि उसको प्रेम मिले, ये सब मिले, उनको भावनात्मक रूप से अच्छे से रखे, उनको केयर मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले। तो आपको एकदम ही ऐसे मतलब अकड़ कर नहीं चले जाना है। बहुत ही धैर्य से, विनम्रता से और प्रेम से, हल्के से आपको बातें करनी है, ठीक है। पर प्रश्न फिर धीरे धीरे जब डेप्थ में जाओ तो ऐसे प्रश्न पूछिए। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आवश्यक है, आपके पिता के साथ आपका संबंध कैसा है? मतलब आपके पिता के साथ आपकी अच्छी बनती है? आपको क्या मतलब, आपको कितना मतलब कैसे है, ये है वो है। ट्राई कीजिए कि उनको थोड़ा ओपन अप कीजिए पहले। कि सीधा सीधा ऐसे प्रश्न कोई जवाब भी ठीक से नहीं देगा, पर थोड़ा ओपन अप कीजिए। क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि एक बार में वो सही जवाब दे देंगे। शुरुआत में हर कोई कुछ भी करके ट्विस्ट करके भी सही जवाब देने का बात करते हैं। बट हम यहाँ जो दे रहे हैं वो ओवरऑल आपको ओवर द टाइम आपको यह प्रश्न के जवाब चाहिए, तब जाकर आप सारा जो प्रॉपर उसका जो निकालना है आपको एवेल्युएशन, वो निकल जाएगा। क्यों पिता के साथ संबंध? क्योंकि पिता के साथ संबंध यह दर्शाता है कि वो कितनी ओबीडियंट है। मतलब पिता यदि बोलते हैं, जनरली पिता के साथ अच्छा संबंध जिसका होता है ना, उसके साथ पति के साथ अच्छा संबंध हो ही जाता है। जनरल केसेस, कुछ अपवाद हो सकते हैं परंतु जनरल केसेस में यह होता है। क्योंकि पिता यदि स्ट्रांग है और वो ओबीडियंट रही है लाइफ टाइम में और उनका अच्छा बनता है, तो पति जब अच्छे से रहता है ना तो वो उससे भी ओबीडियंट रह जाती है बहुत ईजीली। तो पिता के साथ उनका संबंध बहुत ही आवश्यक है। उनका संबंध कैसा अच्छा है? यदि पिता ऐसा लगे कि अरे ले जाओ उसको, शांति हो, और इसको भी लगे कि अरे मैं मेरे बाप से छूटी, नॉट अ गुड साइन, नॉट एट ऑल अ गुड साइन। आप पछताओगे बहुत ही जल्दी। ये जो अट्रैक्शन का भूत उतरेगा ना, तुरंत ही फिर पछतावा शुरू होगा। दूसरा प्रश्न है कि आपके विवाह के बाद अपना जीवन आप कैसे दिखते हो? थोड़ा अलग अलग शब्दों में रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, बट थोड़ा व्यू देखिए कि वो एक विवाह को कैसे देखती है। क्या विवाह को बस एंजॉयमेंट की तरह देखती है? विवाह को बस बड़ा लहंगा करके बस ये करना है, वो करना है, हनीमून पर जाना है, फिर यहाँ करना है, वो करना है, ऐसे देखती है? या फिर ऐसे देखती है कि हाँ विवाह के पश्चात मैं परिवार की सेवा करूँगी, मैं पति की सेवा करूँगी, उनको प्रेम से रखूँगी, अच्छा खाना खिलाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। उनका सेवा भाव है या फिर एंजॉयमेंट वाला भाव है? यह आपको कुछ कर कर निकालना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उद्देश्य वही है। इसके साथ आपको यह देखना है कि वो क्या क्या जीवन के पश्चात देख रही है। कि वो गृहिणी बनकर रहना पसंद करेगी, जॉब चाहिए उनको, बच्चे चाहिए तो कितने चाहिए है, चाहिए ही होने चाहिए, पर कितने चाहिए? ऐसा है कि नहीं भाई मैं तो एक ही, मुझसे एक से ज़्यादा नहीं होने, मतलब ये है वो है, ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको पहले क्लियर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरी बात करूँ, मुझे मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए, समझ रहे हो? मुझे कम से कम लगभग 10-12 बच्चे तो चाहिए। अब somehow or other आई वॉन्ट टू डू इट। अब देखिए भगवान की इच्छा है, वो भगवान के ऊपर रहेगी, बट मेरी इच्छा है। यदि कल उठकर मैं जब विवाह करूँ तब मैं यदि ऐसा सामने से बोल रही है कि कुछ, या लेट्स से मैं पूछता ही नहीं हूँ कि नहीं आपको आपका बच्चे के बारे में क्या सोचना है, और पीछे से ऐसा निकले कि नहीं नहीं मुझे बच्चों से कोई है, मुझे बच्चे नहीं करने, या फिर मुझे एक बच्चा बहुत है, तो ये एकदम मिसमैच हो जाएगा एंड देन इट्स अ प्रॉब्लम अगेन। तो वही झगड़े आपका कभी वो नहीं होगा, एवरीथिंग रादर पहले से ही रख दो कि
आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आप गृहिणी रहना चाहते हो, जॉब, बच्चे, ये सब को पहले ही क्लियर कर दो, बाद में नाटक नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो आप। मैं पर्सनली कभी नहीं मानता हूँ कि मेरी पत्नी को जॉब करना चाहिए, कभी नहीं। हो गृहिणी ही रहेगी, बच्चों को संभालेगी अच्छे से, उसका ख्याल मैं रखूंगा, मैं अच्छे से उसको सुंदर बनाकर अच्छे से उसको पूरा प्रोटेक्शन दूंगा, उसको जो भी चाहिए, मतलब जो ज़रूरी है, एटलीस्ट नॉनसेंस रिक्वेस्ट को तो नहीं देना है, बट ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उसको फुलफिल करी जाए, उसका जीवन अच्छे से कंफर्टेबल हो, अच्छे से वो सेवा कर पाए, वो मेरी सेवा कर पाए, परिवार की सेवा कर पाए, संत आ रहे हैं, सब अतिथि आ रहे हैं, उनकी सेवा कर पाए। तो यह मेक श्योर करना वो मेरा काम है। तो मैं अपने बिलीफ सिस्टम्स को क्लियरली रखता हूँ कि दिस इज माई बिलीफ सिस्टम। आपका क्या है वो आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं जाने तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। अल्टीमेटली आपको ये सब बात करते हो ना, तब आपको कुछ करके उसको ओपन करना बहुत आवश्यक है। लेट हर स्पीक हर बिलीव्स। थोड़ा ओपन करो, नॉट नेसेसरी कि आप अकड़ रहकर बोलो। जितना आप उनको ओपन करोगे ना, यूजुअली लड़कियां बोल देती है, अपनी सारी इच्छाएं या वो है बोल देती है। इसीलिए इस जो अतुल सुभाष वाला जो केस है, उनके वीडियो में वह बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब मैंने उससे बात किया था तो विवाह से पहले तो बहुत कम बोलती थी, और मुझे पता है कि मेरे माँ बाप बोलते हैं कि कम बोलने वाली लड़की अच्छी होती है, ये है वो है वो है। पर बाद में पता चला कि उसी के माँ बाप ने बोला था कि विवाह के पहले कुछ बोलो मत, क्योंकि लड़कियां बोलती है ना तो चीज़ें निकल जाती है मुँह से, पता भी नहीं चलता है उनको, पर निकल जाती है, एंड देन फिर विवाह टूट जाता है। इसलिए अधिकतर यह कल्चर है कि लड़कियों को ना पहले बोला जाता है, उनकी माँ, स्पेशली माओं के द्वारा, बाप के द्वारा भी काफ़ी बार, कि विवाह के पहले मत बोलो ज़्यादा, विवाह के पश्चात बोलो। जो व्यक्ति विवाह के पहले बहुत बोल देता है ना, बहुत बोल देता है, गारंटीड वो इतना सारा रिवील कर देता है ना कि वो बेसिकली अपना नेचर सब कुछ रिवील कर देता है। फिर वो शब्दों में कुछ भी बोले, बट उसके एक्शंस में हिडन सब कुछ मिल जाता है, आपको दिख ही जाता है कि ये क्या है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा होगा, कि ये है वो है, एवरीथिंग। काफ़ी बार शब्दों में कुछ और बोला जाता है, बट यदि आपके पास इनफ विजडम है तो आप पता चल जाएगी उस शब्दों के पीछे क्या छुपा हुआ है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है। तो लेट हर स्पीक हर बिलीव्स। उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या स्वभाव है, यह है सब कुछ। उसमें यदि आपको दिखे कि वह फेमिनिस्ट माइंड है, वन, टू मच मटेरियलिस्टिक, रन। यदि लड़की फेमिनिस्ट माइंड वाली दिखे और मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो, तुरंत वहाँ पर रखकर निकलो, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा आपके जीवन में, हेल खड़ा करके रख देगा, ठीक है। ऑल्दो आई हैव ऑल्सो सीन दिस थिंग दैट फेमिनिस्ट भी काफ़ी बार सही पुरुष के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो एकदम डोसाइल, एकदम पपी की तरह हो जाते हैं, जैसे एकदम ट्रेडिशनल बिहेव करने लगते हैं, पर सही पुरुष के आने के साथ, ठीक है। तो चांसेस स्टिल आर देयर, बट आई वुड रादर सजेस्ट, यदि आपको ऑलरेडी रेडी मिल रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति को मत लो जिसको ऑलरेडी कुछ हद तक भोंका गया है, ठीक है। बाकी जनरली हो भी जाता है, तो इतना भी मतलब आपको यदि पक्का है कि नहीं, मैं इतना सक्षम और इतना मर्यादित और सब कुछ इन ऑल वेज आई एम ए प्रॉपर पुरुष, कि कोई भी लड़की है वो मेरे साथ आएगी तो तुरंत ही बदल जाएगी। एंड जनरली फर्स्ट कन्वर्सेशन में यदि नहीं बदलती है ना, तो बाद में बदलने के चांसेस कम है। तो फेमिनिस्ट भी है ना, पर यदि फर्स्ट आपका जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर अपने फेमिनिज्म दिखा रही है ना, तो इट्स मोस्टली द माइनस पॉइंट, ठीक है। तो मत ही करो। उसके बाद आप घर का काम बहुत आवश्यक है, ठीक है। यह पूछना कि घर का काम कौन करता है, पूछिए, थोड़ा इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, सीधा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो लड़की ऑलरेडी प्रॉपर है ना, उसको इन सब से कुछ भी उसको बुरा नहीं लगता है यह सुनकर। पर जिस ऑफेंड वही होते हैं जिनको यह सब फेमिनिज्म वाला माइंड होता है, तो ये ट्रिगर कर लेगा ऐसी लड़कियों को। सो यहीं पर आप क्लियर चेक कर सकते हैं कि घर का काम कौन करता है, आपको पसंद है करना, क्या क्या करते हैं। अच्छा, माँ करती है, आप करते हो, अच्छा ठीक है, दैट्स इट, नॉट टू मच लॉन्ग, बट एक वाइब आपको ले लेना है कि इसको इरिटेशन होती है क्या घर के काम से, देन इट्स अ माइनस पॉइंट। देखिए, आप बहुत अमीर हो सकते हो, राजा हो सकते हो, सब हो सकते हो, आप चाह सकते हो कि मेरी जो पत्नी है वो कभी घर का काम या फिर ये सब नहीं करेगी, परंतु इट्स नॉट अबाउट मेकिंग हर वर्क, इट्स अबाउट इज शी विलिंग टू डू इट। आप 1000 उसकी मेड्स लाकर रख सकते हो, उसके सामने नौकरानी लाकर रख सकते हो, पर कभी समय आया कहीं पर करने की जरूरत पड़ेगी तो क्या वो करेगी?
हर बार तो हर जगह नहीं होगा ना ये, कहीं पर करना पड़ेगा। तो क्या वो करेगी या फिर बोलेगी कि नहीं नहीं मैं क्यों करूं, तुम करो, इक्वल इक्वल करते हैं। नॉनसेंस, ठीक है। पत्नी को घर का काम, माता सीता यह कहती है, रामायण के अंदर माता सीता कहती है कि एक स्त्री यदि रानी भी हो जाए ना, परंतु उसके घर का काम तो उसको स्वयं को करना चाहिए। या शायद हम हमारे आने वाली जो वैदिक दिनचर्या का जो एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है, जब भविष्य में जब भी आए, उसके अंदर हमने यह डाला है। हम अभी अभी कुछ समय पहले स्त्री जो क्या स्त्री धर्म का जो चैप्टर है उसमें लिख रहे थे, उसमें रेफरेंस के साथ बताया है हमने। तो यह माता सीता बोल रही है, आप सोचिए, इसलिए आप समझिए कि यह कितना आवश्यक चीज है। उसके बाद आपको यह जानना है कि जीवन में आपकी इच्छाएं क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है। इफ देयर इज सम डिजायर्स दैट यू वांट टू फुलफिल, टेल मी अबाउट इट। थोड़े उनको ओपन अप कीजिए। यदि बहुत सारे डिजायर्स हैं ना उनके अंदर, बहुत और बचकाने डिजायर है, बड़े बड़े बचकाने डिजायर है, दैट इज अगेन प्रॉब्लम। तो उससे भी आप दूर भाग सकते हैं। ज्यादा ओवर एंडेवर्स इज अ वेरी बैड थिंग। लड़की सिंपली बताए कि हाँ ठीक है, मेरा एक यहाँ पर जाने का मेरा इच्छा है, बाकी कुछ क्या है, मतलब परिवार के साथ रहो, सेवा करो, ये है वो है। सेटिस्फाइड व्यक्ति, गुड वुमन, नॉट ओनली वुमन, सेटिस्फाइड व्यक्ति होता है वह, ओवरऑल कोई भी व्यक्ति है वह अच्छा होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर हम पत्नी की बात करें। फिर आता है एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, दैट इज पास्ट रिलेशनशिप। नाउ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि पास्ट रिलेशनशिप इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि सामने वाला ऑफेंड हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है। दूसरा केस यह हो सकता है कि आप पूछो, वो बोल दे कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है, यह वो है वो है वो है, बट रियलिटी कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए। इट इज़ नेवर श्योर कि भाई पास्ट में क्या हुआ है, अनटिल एंड अनलेस आसपास वाले, यदि आप अच्छे कुल से हो तो श्योरिटी ज़्यादा है, अच्छे कुल से नहीं है सामने वाला तो श्योरिटी कम है। उसमें भी शहर में रहने वाली है, कॉलोनी में नहीं रहती है, तो और ज़्यादा उनको फ्रीडम मिलती है, कुछ भी कर सकते हैं कभी। एंड यू हैव ज़ीरो आइडिया कि यह कितनी हद तक ज़्यादा जा सकता है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। एकदम शरीफ सी दिखने वाली लड़की, एकदम शरीफ से बात करनी, सब संस्कारी, एवरीथिंग, बट उसका पास्ट में कुछ होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, कम्स आउट कंप्लीटली अब्रप्टली। इसमें भी लोगों के अलग अलग वो होते हैं कि नहीं नहीं इट्स फाइन, पास इज पास। अब वो देखो, वो आपको देखना है कि आपको कैसा वो लगता है। और मेरा मानना यह है कि पास ज़्यादा बिगड़ा हुआ है ना स्पेशली, तो इट इज़ अ माइनस पॉइंट इन मोस्ट केसेस, इन द 99.99999 केसेस। ओके, कोई एक हिरला होता है समवेयर जिसने गलती कर दी एंड देन जस्ट कंप्लीट एज सुन एज शी रियलाइज ओके ये मेरी गलती थी, completely out of it and then पश्चाताप किया everything, in that case उसका mental everything could be on a lesser affected by those things, but 99.99999% knowingly unknowingly उसके माइंड पर, उसके बॉडी पर, उसकी शुद्धता पर, उसकी पवित्रता पर असर होता ही है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यह पूछना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और इस वार्तालाप के दौरान जब आप कर रहे हो ना, तो इसके दौरान आपको उसका इंटरेस्ट लेवल खास देखना है कि जब आप यह सब बोल रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट बैठ रहा है या नहीं। यदि उसका आप में इंटरेस्ट है ही नहीं ना तो छोड़ दीजिए। सारे प्रश्न के जवाब सही है, सब अच्छा है, पर यदि उसका इंटरेस्ट नहीं है ना तो छोड़ दीजिए। उसका इंटरेस्ट होना अत्यंत ही आवश्यक है। स्त्री का पुरुष में इंटरेस्ट होना बहुत आवश्यक है, रादर देन पुरुष का स्त्री में इंटरेस्ट होना, क्योंकि वामांगी होती है ना तो स्त्री, एनीवेज वो अलग टॉपिक है। बट अभी हमारे पास 10-15 मिनट है मैक्सिमम उसको ख़त्म करने के लिए, तो हम ले लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, कहीं भी आगे बढ़े उससे पहले आपको उसको, ये आपने उससे प्रश्न किया, अब आपको क्या बताना है उसकी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत ही प्रामाणिकता से इतनी बातें बता दे कि आप स्वयं पति की जिम्मेदारियां में क्या मानते हो। आप बोल दो कि मैं मानता हूं कि भाई देखो, फाइनेंशियली कभी तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, कभी सिक्योरिटी का तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बैठा हूँ पूरी दुनिया से लड़ लूंगा पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम उस प्रकार में नहीं आएगी। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, लाइक मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से पेश आऊँ, बड़ों को बड़े की तरह रखूँ, छोटों को छोटे की तरह रखूँ, अच्छे से प्रेम से, बड़ों को आदर से ऐसे रखूँ। तो मेरा यह बिलीफ सिस्टम, मेरा यह सब है, तो मैं एक्सपेक्ट आपसे भी यही करता हूँ।
ठीक है। तो यह चीजें आप बता सकते हो। फिर पत्नी की जिम्मेदारियों के बारे में बता दो कि मैं एक्सपेक्ट आपसे क्या करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि आप मैं ये सब दूंगा। फर्स्ट टेल हर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको वैल्यू आपकी होनी चाहिए, आपका कुछ देना कुछ है नहीं और सब उससे मांगने, भाई तू मेरे हर रोज पैर दबाए आकर मुझे, मैं ऐसे बोलूँ ऐसे, और तू आ जा ये कर दे वो कर दे, और मेरे पैरों धोकर पानी पिए, ये करे। आप क्या कर रहे हो? ऑल्दो इट इज हर कर्तव्य ही, गलत नहीं है, उनका कर्तव्य उनका धर्म बनता है, परंतु आपका ठिकाने पहले देखिए ना, ऑटोमेटिक वो सब होगा, ठीक है। तो आपको पहले यह बताना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारियां क्या मानते हो, उसके बाद आप उसको यह भी पूछिए कि यह बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उसकी जिम्मेदारियों के नाम पर, ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारियां देखना बहुत उसको बता देना आवश्यक है। यदि उसको नहीं लगता है, वो बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों में, पहले ही मना कर दे, अच्छा है, बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये भी पूछिए कि आपकी विवाह से क्या आकांक्षाएं हैं, मतलब कि अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, कि आप क्या क्या इमेजिन करते हो, कि आपको क्या, मतलब विवाह कर कर आपको क्या क्या, मतलब व्हाट इज इट, आपकी होप्स क्या है इसके पश्चात। यदि रॉन्ग डायरेक्शन में होप्स है, रोक दो वहीं पर, राइट डायरेक्शन में है, वेल एंड गुड। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो यह है, बड़ों की सुने, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अधिकतर लोग जवानी में हवस में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हमने देखा है, माँ बाप और बेटा सब जाकर देखते हैं, वापस आते हैं तो माँ बाप बोलते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं आई है, मुझे थोड़ी उसकी वो लगी वो लगी। बेटा बोलता है नहीं नहीं ऐसा क्या है, बहुत अच्छी थी, मैं तो करूँगा, मैं तो इसी के साथ करूँगा और किसी के साथ नहीं करूँगा। तो बड़ों की सुनो, यदि बड़े हैं वो, उसका कोई कारण है, यदि उनको नहीं पसंद आई है, बात करो ठीक से, ये है वो है, जानिए सब कुछ क्या है, और उसके बाद निर्णय लीजिए, ठीक है। अपनी हवस के अंदर घुसकर अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। और जब ये सब हो रहा है ना, तब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, गिव हर फ्रीडम टू शेयर एवरीथिंग। उसको जो बोलना है ना उसको बोलने दीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए, जज मत कीजिए। कुछ भी हो, कैसे भी उसके पास्ट हो, कुछ भी हो, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, वेरी नाइसली। बाद में क्या करना, इट इज इन योर हैंड्स, बट अभी उसको जज मत करो, उसको लेक्चर देने मत जाओ, जस्ट लेट हर ओपन अप, ठीक है। सो पहले तो उसको पूरा फ्रीडम दो कि शेयर करना है वो करो, आई विल नेवर जज यू। यदि अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, टेल मी राइट नाउ, इट्स फाइन, तुम्हारे सर पर नहीं कुछ आने दूंगा, मैं ही मना कर दूंगा, जिससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट ओपन अप। तो ये फ्रीडम और ये जो कंफर्ट है ना, वो आपको देना चाहिए पहली बार में। एंड देन गिव हर फ्रीडम टू रिजेक्ट यू ऑल्सो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कि यदि आप प्रेशर में, माँ बाप के प्रेशर में आने से मेरे साथ विवाह कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, फिर भी टेल मी राइट नाउ, इट्स फाइन, मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा, समहाउ और अदर वी विल गेट दिस डन। बट आपको यदि नहीं सही लग रहा है तो आप बता दो हमको, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। बी मेच्योर अबाउट, वेरी मेच्योर अबाउट दिस थिंग। आपको कितनी भी पसंद आए, उसकी इच्छा नहीं है ना, मत करो। वो नरक में जिएगी, आप नरक में जियोगे, इससे अच्छा मत जियो दोनों में। आप दोनों, उसको अपने रास्ते जाने दो, आप अपने रास्ते पर जाओ। ऐसे जीवन में जीने के लिए आप मत कूदो, ठीक है। अभी लास्ट 2 स्टेप्स है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एंड स्टेप 5, उसको हम देख लेते हैं। सो स्टेप 4 इज कुंडली, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। दोनों की कुंडली अच्छे ज्योतिष से परखवाइए। कुछ चीजें जो वो नहीं बोलेगी वो इसमें दिख जाएगी, कुछ चीजें जो आप नहीं देख सकते वो इसमें दिख जाएगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुंडली में देख जाता है। अब देखना क्या है, सबसे पहले तो उसके स्वभाव के बारे में ज्योतिष से पूछिए कि कैसा स्वभाव है, वो बता देंगे आपको कि उसका ऐसा स्वभाव है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा बातूनी है, फिर कम बोलती है, ज़्यादा टिमिड है, ज़्यादा इमोशनली टर्बुलेंट है, खर्चा ज़्यादा करती है, खर्चा कम करती है, बहुत कंजूस है, ये है वो है, एवरीथिंग कुंडली में सब मिल जाता है। तो आपको जो देखना है वो आप उनसे पूछ लीजिए कि स्वभाव में यह स्वभाव कैसा, सेवा भावी है या ये है वो है, एवरीथिंग यू कैन आस्क। दूसरा, उसका भविष्य देखिए, उसका भविष्य कैसा दिख रहा है, उसके भविष्य में कैसा है, उसका स्वास्थ्य और इन सब में भविष्य में कैसा है। उसके अंदर भी आप देखिए कि भविष्य में उसका वैवाहिक जीवन कैसा दिख रहा है,
काफ़ी बार में लड़की के चार्ट में ही दिख जाता है कि इसके जीवन में 2 पति, 3 पति, 4 पति, 5 पति, काफ़ी बार लिख जाता है। लिख देते हैं ना कि भाई पहला पति होगा, वो डेथ होगा, ये होगा, वो होगा, या फिर डाइवोर्स होगा, वॉटेवर, पर ये होगा, ठीक है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, एनीथिंग कैन से। बट कुंडली को सीरियसली लो, अच्छे मतलब एक ज्योतिष से लीजिए, ऐसे एल फैल से मत करवाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए संतति कैसी है। आपको बच्चों की अपेक्षा है तो उस लड़की के चार्ट में दिख जाता है कि उनकी संतति का क्या सब बताया जाता है, ठीक है, उसमें क्लियरली दिख जाता है, वो भी पूछ लीजिए, ठीक है। अभी कुंडली क्यों देखने की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि असफल गृहस्थ होते हैं ना, उनके असफलता, गृहस्थ धर्म में असफलता के मुख्य कारण कितने होते हैं। सबसे पहला तो होता है ग्रह दोष, मतलब उनका प्रारब्ध, मतलब कि उनके प्रारब्ध में ही आपके, लेट्स से आपके प्रारब्ध में ही पत्नी सुख नहीं लिखा है, तो इट इज़ वेरी, पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि भाई मेरे लिए पत्नी सुख कम है, तो मुझे अभी से अच्छा कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे मुझे जो भी बहुत ज़्यादा ताड़नाएं मिलने वाली है वो कम हो जाए और मैं सही से जो करूँ। तो आप प्लान कर सकते हो। उनके उसमें लिखा है कि आप में पति सुख नहीं है, इन दैट केस यदि आपको दिख रहा है क्लियरली कि उसके अंदर पति सुख नहीं है, मतलब हमारा नहीं बनने वाला, लेट हर गो, समझ रहे हो आप। सो ग्रह दोष मुख्य एक कारण है। यदि कुछ सॉल्वेबल है तो सॉल्व कर दीजिए, बट इतना भी बड़ा ना हो कि आप सॉल्व करने के पश्चात भी कुछ उसका ठिकाना ना हो। एक होता है फिर देवदोष। देवदोष में साधु, संत, देव, इष्ट, इनके प्रति जब कोई अपराध होता है तो उससे देवदोष आता है। यह होता है कि कुल देवी का अपमान हुआ है, उनको जो भी करना चाहिए वो नहीं करते हो आप, इन सब चीज़ों से भी गृहस्थी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आता है, तो यह नहीं करना चाहिए। कभी साधु, संत, अतिथि, देव, इन सब का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे भी आपके मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। उसके पश्चात है पितृदोष, मतलब कि आपके बड़ों को मान और आपके पूर्वजों को मान मिलना बहुत आवश्यक है। इसको भी हम डेप्थ में बात कर सकते हैं, बहुत सारे शास्त्रिक इंजेक्शंस भी है, आपको ये करना, ये करना, ये करना चाहिए। बट इन शॉर्ट आपके पूर्वजों को मान मिलना, उनको जो समय समय पर जो रिचुअल्स है उनको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। और बड़ों को, आपके घर के बड़ों को मान मिलना। लोग कर देते हैं ना कि लड़की के माता पिता अग्री नहीं है, विवाह कर लिए, लड़के के माता पिता अग्री नहीं है, कोई पिता अग्री नहीं है, माता अग्री नहीं, मामा अग्री नहीं है, कर लिए, स्टिल बिकम्स प्रॉब्लम। आप जानिए मामा ज्योतिष में, जैसे कि मामा के लिए केतु होता है, ऐसे ऐसे मतलब हर कोई किसी का ग्रह होता है। यदि एक ग्रह मैच नहीं होना तो उसकी किसी एक विवाह जीवन में किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आएगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी सीरियस, ऐसे ही आपको नहीं लेना चाहिए। तो पितृदोष ना हो वह ध्यान रखिए। फिर वास्तु दोष भी आता है, इससे भी प्रॉब्लम होता है, घर गलत जगह है, जगह दिशा में है। आपको यूनिवर्स को भी ऑनर करना होता है। यूनिवर्स में मतलब एक डायरेक्शंस होती है, इस देव का यह डायरेक्शन है, इस देव का यह डायरेक्शन, इस देव का यह डायरेक्शन है। गलत डायरेक्शन में गलत चीज़ कर दोगे, प्रॉब्लम होगा। जैसे कि जो ऑस्पिशियस डायरेक्शन है उसके अंदर आपको, आप यदि टॉयलेट बनाते हो उस फेसिंग करके टॉयलेट कर दो, दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप देव दोष कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। वैसे ही इनऑस्पिशियस प्लेस है, वहाँ पर ऑस्पिशियस चीज़ें कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो वास्तु दोष का भी आपको देखना चाहिए। और होता है शासन दोष, इसमें अभी आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें अभी हम प्रयास कर रहे हैं कुछ करने का, सारे प्लान नहीं बता सकते, परंतु शासन दोष में भी चीज़ें होता है कि यदि राजा देश का अच्छा नहीं होता है तो भी जो दंपति है उनमें प्रॉब्लम आते हैं, परिवार में कलह आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है और लोग फिर प्रताड़ित होते ही हैं। अभी इनका ही देख लो, ये जो अतुल सुभाष का जो केस हुआ, शासन दोषी है ना, उनको जस्टिस नहीं मिला तो उनको मरना पड़ा, और वो अभी वो परेशान हो रही है, उनका परिवार, इनका परिवार, सब परेशान हो रहे हैं। शासन दोषी है ना अंत में। यदि शासन दोष नहीं होता, यदि राजा ऐसे होते कि वो ही मेक श्योर कि पति पति का काम करे और पत्नी पत्नी का काम करे, तो अच्छे से चलता। इसलिए शासन दोष भी इसमें होता है, पर अभी आप ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी इतना जानने के पश्चात एक चीज़ और बहुत आवश्यक है कि अच्छी पत्नी मिल तो गई, पर इतना जानिए कि यदि आप कितनी भी अच्छी पत्नी आपको मिल जाए ना, यदि आपका उसके पश्चात आपका यदि व्यवहार ठीक नहीं है ना, तो वो अच्छी पत्नी भी आपका जीवन नरक कर देगी, कर ही देगी। क्योंकि स्त्री अल्टीमेटली वो वाम स्वभावी होती है, वो रिएक्टिव होती है, वो एक्टिव नहीं होती। एक्टिव पुरुष होते हैं, रिएक्टिव वुमेन होती है, कि वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। इसलिए आप देखोगे कि एक सेम स्त्री अलग अलग पुरुषों के साथ, लेट्स से वो बोलती है ना, आप कॉलेज में हो तो आपको पता होगा कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड थी तो ऐसे रही, और भी उसके साथ तो कैसे रह रही है, ये है वो है। ये आपको देखने को मिलेगा, आपके परिवार में देखने को मिलेगा कि एक स्त्री जो
हर किसी के साथ ऐसे रहती है, बट कोई एक पुरुष आता है उसके साथ तो बड़ी एकदम वो हो जाती है। सो दिस अल्टीमेटली कम्स डाउन टू व्यवहार ऑल्सो, कि स्त्री रिएक्टिव होती है तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपना रिएक्शन बदल देती है। एक कितनी भी संस्कारी स्त्री हो, मतलब एकदम अल्टीमेट संस्कारी सती है, तो वो तो किसी भी हद में अपने संस्कार नहीं भूलेगी, बट कलयुग में इतना एक्सपेक्ट करना इट इज़ वेरी टफ। तो ऐसे समय में जब इतनी संस्कारी स्त्री न भी हो पर आपको कुछ हद तक की संस्कारी मिल जाए, तो यू मेक श्योर कि आप अच्छे से रहो। उसके पश्चात आपने जो गलत चीज़ें कर देना तो फिर प्रॉब्लम होगा। और गलत चीज़ों में वो नहीं होती है चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं नहीं, मतलब मैं उसके बुरा व्यवहार करूंगा तो ऐसा होगा ना, मैं उसको जो ला कर देना है वो नहीं लाऊंगा तो ऐसा होगा ना। नहीं, इट्स एक्चुअली एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या है? सबसे पहली बात, रोमांस पर आपको बहुत अंकुश रखना आवश्यक है। स्पेशली हनीमून स्टेज के अंदर लोग पागल हो जाते हैं। जो व्यक्ति हनीमून स्टेज में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा एकदम पगला सा हो जाता है ना, उसका हनीमून के तुरंत पश्चात एकदम पूरा जीवन बदल जाता है। एकदम दोनों का स्वभाव बदल जाता है, पत्नी का पति का दोनों का स्वभाव बदल जाता है। क्योंकि बाय नेचर, एज इन भगवद गीता इट इज सेज, दिस इज इन मोड ऑफ रजस, राजसिक है यह चीज़। पहले बहुत कर लेना तो बाद में एकदम कटु। जो चीज़ पहले बहुत मधुर लगती है ना, बाद में कटु लगती है, कड़वा लगता है। तो यह चीज़ क्या है? रजस है। तो रोमांस पर आपको हमेशा अंकुश रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि प्रेम नहीं देना चाहिए, आप दीजिए, डेफिनेटली दीजिए, बट हैव इट इन अ प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, अपने मर्यादाओं को बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो पत्नी को प्रेम से रखें, परंतु उसकी जिम्मेदारी और मर्यादा को उसको कभी तोड़ दे न दे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वाई? बिकॉज हमने देखा है कि जब लड़की पहली बार आती है ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैन। ऐसा नहीं कि पति की बात है, माँ बाप भी ऐसा करते हैं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बेटी की तरह वो जो ओवर पैम्परिंग होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटी, अरे बेटी तुम करो, बहू तुम बैठो, मैं कर देती हूँ यह सब, अरे अरे तुम क्या करियो, मैं कर देती हूँ यह सब, अरे अरे नहीं 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 तुम बैठो, मैं कर देती हूँ ये सब। नो, फर्स्ट थिंग यू डू इज दैट यू मेक श्योर दैट शी नोज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द हाउस। क्या क्या करना है वह दिखाइए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अकड़ अकड़ में बन जाओ और एवरीथिंग। आपको प्रेम से रखना है, जिम्मेदारियों से जरा भी कचाश नहीं छोड़नी है, और मर्यादा को भी जरा भी नहीं तोड़ने देना है। डोंट लेट हर स्पीक व्हाट शी शुड नॉट स्पीक। पहली बार जब गलती करे ना, वहीं पर टोक कर उसको रोक दो कि देखो ये पहली बार गलती की है, आखिरी बार गलती की है, अब से कभी नहीं होना चाहिए। कभी इन ऐसे शब्दों का उपयोग कभी इनके लिए मत करना, उनके लिए मत करना, ऐसे कभी मत बोलना, क्लियर बोल दो। ठीक है, आप पहली क्रैक जो पड़ने वाली है ना, वहीं पर उसको सील कर दोगे ना, तो यह पूरा मटका नहीं टूटेगा। यदि अपने क्रैक को नहीं रोका ना, आई एम टेलिंग यू, यह आपको हार्श लग सकता है, परंतु लड़कियों को जिनको हार्श लगेगा ना, यह सुनकर आपको बता रहे हैं, ये आपके लिए बून है यदि वो आपको रोकता है यह करते हुए। क्योंकि स्त्री स्वभाव अंकुश में जल्दी नहीं रह पाता है, भावना में जल्दी बह जाता है ना। तो यदि आप नहीं कर पा रहे हो ना अंकुश, और आपके पति भी अंकुश में नहीं रख रहे हैं ना, देन आप दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन बिगाड़ दोगे। इसलिए इट्स अ गुड थिंग यदि आपका पति आपको रोक रहा है। इस चीज़ को बहुत ही मान से देखिए, बहुत ही अच्छे से हार्ट में लेकर उसका धन्यवाद कीजिए कि अच्छा लगा मुझे कि आप मुझे, जब मैं अंकुश के बाहर निकल जाती हूँ तो मुझे आप रोक लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अपनी मर्यादाओं को ना तोड़े। अपनी मर्यादाएं एज इट इज इंटैक्ट रखें। ठीक है, स्त्री आई मतलब ये नहीं कि हाँ हाँ अब तो क्या है, अब जब तक विवाह नहीं होते तब तक एकदम टाट माट तैयार होते थे, सब होते थे अच्छे से, ऐसे मतलब एकदम अकड़ कर बात करते थे, सब करते थे। जैसे ही विवाह हुआ, धीरे 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 समझ गया, अभी चड्डी बनियान में घूम रहे हैं, उसके सामने कोई कोई ठिकाने नहीं है, रहने के, बोलने के, उठने के कोई ठिकाने, कुछ भी कर रहे हैं कहीं पर भी, मतलब कोई वो नेवर अपनी मर्यादाएं बनाए रखें। मेरा तो यह मानना है कि एक स्त्री को और पुरुष को कभी भी एक दूसरे के सामने एकदम नग्न अवस्था में नहीं आना चाहिए, अनटिल अनलेस वो सहवास कर रहे हैं। वो एक ही समय होना चाहिए जब वो लिटरली एक दूसरे के सामने नग्न अवस्था में होते, वो भी अंधेरे में। कंप्लीट नग्न अवस्था में मैं नहीं मानता हूं कि कभी एक दूसरे के सामने आना चाहिए। इट्स एक्चुअली अपराध होता है, देवों के प्रति अपराध होता है, परंतु होता तो अवश्य है। ठीक है, तो ऐसी यह मर्यादाएं हैं आपको बनाकर रखनी चाहिए कि पत्नी नहा रही है, मत जाओ अंदर, मतलब मर्यादाएं बनाए रखो। तैयार हो रही है, मत जाओ अंदर, बनाए रखो। पति हो रहा है, मत जाओ अंदर। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें, मर्यादाएं आपको बनाकर रखनी चाहिए। आपकी पत्नी आपकी मित्र है, इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी बनकर वो उनके सामने रह लो। ठीक है,
आप एक प्रॉपर एक जो मर्यादित व्यवहार होता है वो आपको सीखना ही होगा, वरना प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आप दोनों एकदम ही घुल मिल से एक रूममेट की तरह हो गए ना, खत्म। ना ही उनको आपके प्रति कोई ना ही कोई मान रहेगा, ना ही आपको उनके प्रति कोई प्रेम रहेगा। लिटरली रूममेट लगोगे, एक दूसरे के लात मारोगे, कोई समान समान कुछ भी नहीं रहेगा और फिर पूरा विवाह टूट जाएगा। तो अपनी मर्यादाओं को भूल से भी मत तोड़ो, एक साथ सब कुछ मत दे दो, धीरे धीरे परिवार का विश्वास उसको जीतने दो। देखो लोग क्या करते हैं पता है, लड़की आती है ना तो सब कुछ, अरे ले ये लो बेटा तिजोरी की चाबी, ये लो बेटा ये, अरे लड़की को भी पहले ही दिन से और हमेशा मतलब पहले से इतना सारा प्यार दे देता है, इतना सारा प्यार देते हैं विदाउट इवन शी डूइंग एनीथिंग। पहली बात तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ही अजीब सा फील होता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, इतना सारा क्यों दे रहे हैं। अब आई नो पुरुष के दिमाग में यह सिर्फ ऐसा लगता है कि अरे क्या ऐसा भी कोई फील करता है। हाँ करता है। आप अपने आसपास लड़कियों को पूछिए, जब कोई ओवरली अप्रोचिंग होता है तो उसको कैसा क्रिंज होता है, जबकि कोई मर्यादा में होता है तो उसको कितना अच्छा लगता है। तो अपनी मर्यादाओं को रखो, सब कुछ मत दे दो। लेट हर वर्क हर वे थ्रू द ट्रस्ट। उसको अपने आप को साबित करने दो कि हाँ मैं सेवा भावी हूँ, मैं सेवा करूँगी, मैं आप ही के परिवार की बहुत ही अच्छी सदस्य हूँ और मेरा जीवन अभी यही है। तो वो जैसे जैसे दिखाती है ना अपना लॉयल्टी, अपना ट्रस्ट, अपना हार्डवर्क, एवरीथिंग, और वैसे वैसे ही आपको दिखे कि हाँ बेटी तो बड़ी मतलब लिटरली मेरी बेटी के समान है, एवरीथिंग। स्लोली 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 करो ये चीज़। पहले एक समय होता था मेरे मतलब दादाजी के समय के लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि हमारे समय में एक जब बहू आती है ना तो कम से कम 12 से 13 साल तक तो उसको दबा कर काम करवाया जाता है। तब तक तो ऐसे ऊपर भी नहीं देगा, हम नहीं बोलते कि ऐसा कीजिए, बट यह होता था तब जाकर अच्छे से रहता था कि परख ऐसे होती थी। 10-10 11-11 साल तक उसको अच्छे से काम कराओ, फिर पता चले ना कि भाई हाँ एकदम सेवा भावी है, सब सही है, देन उसको बोलते हैं कि देखो बेटा अभी इसकी जिम्मेदारी तुम संभाल दो, ठीक है, ये अभी मैं बूढ़ी हो रही हूँ अभी। तो फिर उसको ऐसे प्रेम करो, ऐसे प्रेम करो कि जैसे कि वो बहन हो, मतलब सास सास और उस उनके बीच में एकदम वो हो जाए। बट पहले यदि यह प्रेम दे दिया ना तो आई गारंटी यू, लड़कियों को बोल रहे हैं हम कि आप देखिएगा यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो जो सास आपको बहुत प्रेम देगी ना उसके प्रति आपकी घृणा बढ़ती जाएगी। इट विल हैपन हैपन एंड हैपन। स्पेशली मोस्ट वुमन के अंदर यह होगा अनटिल अनलेस कोई स्त्री है जो बहुत ही वाइस है, बहुत ही विजडम वाली है, तो नहीं होगा, वरना तो होगा ही। ठीक है, तो एक साथ सब मत दे दें, उसको परिवार का विश्वास जीतने दें, उनको सेवा का अवसर दीजिए। आजकल के पति है पत्नी का पैर छूते हैं, सब करते हैं, इट्स अ क्रिंज थिंग। आपको लगता है फेमिनिस्ट है, अरे मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मैं तो इक्वालिटी में, नथिंग इज इक्वल। वुमन हरसेल्फ डजंट वांट यू टू बी इक्वल टू हर्स। मुंह से कुछ भी बोले बट लुक एट व्हाट दे रिस्पॉन्ड टू एंड यू विल गेट द आइडिया। शी ऑलवेज वांट्स समवन हु इज हायर, सो बी दैट हायर पर्सन दैट शी वांट्स यू टू बी। तो ऐसी गलती मत कीजिए, ठीक है, उनको सेवा का अवसर दीजिए पोलाइटली, एवरीथिंग। को कोई ऐसा नहीं करना चले नीचे गए ये कर वो कर वो कर, नॉट लाइक दैट। पर उसको प्रेम से, इतना प्रेम करो, इतने अच्छे से रखो उसको कि उसको ऑटोमेटिकली वो सेवा करने का मन होगा। आकर बोलेगी आप थक गए होंगे, आपको बहुत मेहनत किया आप आज ने, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। जब वो दबाने आए तो दबाने दीजिए, उसका अधिकार है यह। माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के, नारायण के पैर दबाती है, भगवान भी मना नहीं करते हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, उनके उनके अधिकार में आता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपना पूरा जीवन पत्नी पर न्योछावर न कर दें। आपके समाज के प्रति सभी कर्तव्यों को भी प्राथमिकता दीजिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि विवाह होता है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। लड़की लड़की लड़की, पत्नी पत्नी पत्नी, उसी के इर्द गिर्द, उसके लिए ये लाऊं, उसके लिए वो लाऊं, उसके लिए वो। माँ बाप को भूल जाते हैं, भाई भाभी को भूल जाते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को भूल जाते हैं, परिवार और अपने जॉब की उन सब की उसमें भी सब डिफ्लेक्ट होने लगता है। समाज में उनका जो स्थान है वो भी डिफ्लेक्ट होने लगता है। सब सब कर्तव्य भूल जाते हैं, अपना अध्यात्म का कर्तव्य भूल जाते हैं, माला को साइड में रखने देते हैं। भाई ठीक है ना, अभी अभी वन चला है, बाद में करेंगे। मंदिर जाना है, अच्छा मन कम हो रहा है, बाद में जाएंगे, नॉट गुड। ठीक है, तो यदि आप ऐसे हो ना तो यू विल सफर 100%। सो ये थे हमारे 5 स्टेप। आई गारंटी यू अबाउट दिस थिंग कि यदि आप इतनों का पालन करते हो तो आपको संस्कारी पत्नी मिलना, इट इज गारंटीड।
यदि इसमें से कुछ मिस हो रहा है ना, देन चांसेस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ऑल्दो यह सब नहीं है, जो सब है वो तो हम ऐसे 1-2 घंटे के लेक्चर में हम बता नहीं सकते। हम प्रयास कर सकते हैं बट फिर भी नहीं बता सकते। इसलिए एक्चुअली इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू मेक वन कोर्स, इट इज़ कॉल्ड बुलेट प्रूफ मैरिज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग अ वाइफ और अ हस्बैंड, बट चूज कैसे करे पति या पत्नी को, विवाह कैसे करे, विवाह के पश्चात कैसे रहे, बच्चे कैसे, एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग उसके अंदर होगा, ऐसा कि आपका मैरिज कभी कोई तोड़ ही ना पाए। सब बुलेट प्रूफ मैरिज। उसके लिए हम यह जो कोर्स है वो बनाने वाले हैं। ऑल्दो अभी थोड़ा समय लगेगा और कोर्सेज उसके पहले आने वाले हैं तो, पर हाँ, यदि आपको इसके लिए ध्यान में लेना है कि हाँ कब आए यह है, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशन के नाम से, वो आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में देख सकते हैं। जैसे ही आपको वो उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारा फ्री लाइब्रेरी है, सनातन लाइब्रेरी, उसमें से पुस्तकें पढ़ सकते हैं। उसमें कोर्स का बटन है, वहाँ पर अनाउंस हो जाएगा कि हमने यह कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।